लखनऊ से बड़ी खबर। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर। ओबीसी आरक्षण के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ओबीसी आरक्षण के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। जल्द जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। ऊर्जा और निकाय विभाग के 2-2 प्रस्ताव पास। ग्रीन कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। उन्होंने भारत सरकार की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की योजना है उसमें काम करते हुए एक महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसकी कीमत टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 4,786 करोड़ रुपए की आएगी और 2,172 किलोमीटर लंबी ये ट्रांसमिशन लाइन और उसमें 20 सब स्टेशन भी स्थापित होने वाले हैं पूरे क्षेत्र से पावर को बाहर ले जाने के लिए। इस प्रकार की ये महत्वाकांक्षी योजना जो है माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, जिसमें 20% फंड का अंशदान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का रहेगा, 33% भारत सरकार देगी और 47% हम लोग जर्मनी की एक वित्तीय संस्था है KfW उसके तहत भारत सरकार के द्वारा टाई अप किया हुआ लोन के जरिए ये हम लोग करेंगे। इसमें 765 केवी के का एक सब स्टेशन, 400 केवी के 3 सब स्टेशन, 220 केवी के 10 सब स्टेशन और 132 केवी के 6 सब स्टेशन लगेंगे और ये पूरी योजना आने वाले 2 से 3 साल के अंदर हम लोग पूरी इसको अमल करेंगे। किसान सहकारी चीनी मिल्स गजरौला जिला अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 TCD से बढ़ाकर 4900 TCD क्षमता की गई है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, खासतौर से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए। अभी तक जो किसानों की आमदनी 40,000 रुपये प्रति एकड़ हुआ करती थी, उसमें 70,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से हम अनुमानित है और ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है, खासतौर से शुगर कॉम्प्लेक्स को बनाने की दिशा में। इसके अतिरिक्त 100 किलोलीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन की भी आसबनी एवं प्लेसमेंट में CBG कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन हेतु 100 TPD प्लांट की स्थापना के संबंध में ये मंत्रिपरिषद की आज इसके लिए मंजूरी मिली है। मैं समझता हूँ कि ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र के लोग जो हैं वो इससे लाभान्वित हो सकेंगे। किसान कुशीनगर पहुंची सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी। खड्डा तहसील में आयोजित समारोह में 451 करोड़ रुपए की लागत से 329 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 1546 करोड़ रुपए की लागत से कई विधानसभाओं में 461 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार में सीएम योगी ने कहा कि हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार में सभी का विकास हो रहा है। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता की फरियाद सुनी और कहा, कमजोरों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाए। एक वंचित को न्याय मिले, उसको शासन की सुविधाओं का समयबद्ध तरीके से शासन की सुविधाएं प्राप्त हो। आपने कोरोना महामारी के दौरान देखा होगा, जब पूरी दुनिया कोरोना से भयभीत थी, थर-थर कांप रही थी, तब भारत मजबूती के साथ अपने नागरिकों के साथ खड़ा था। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग तब जनपद में जाकर के, गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके
बचाने का कार्य कर रहे थे, लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा रहे थे। महामारी के बाद भी कोई भूखमरी की नौबत नहीं आई। किसी भी संवेदनशील सरकार की पहचान इसी बात से की जा सकती है कि विपत्ति में सरकार आपके साथ खड़ी थी। आवासीय सुविधा का लाभ हर एक नागरिक को प्रदान किया जा रहा है। मैं आज जब उनकी प्रतिमा का यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अनावरण हुआ है, उनके पवित्र समाधि स्थल पर भी मुझे पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके नाम पर बने हुए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। डायलिसिस सेंटर आज इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में लंबी लाइन लगाई रहते हैं लोग, लखनऊ में बड़े बड़े केंद्रों में, लेकिन यहां पर उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी ने जिस तरीके से यहां पर अच्छे चिकित्सकों के साथ, टीम के साथ, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस सेंटर को यहां पर चलाने का काम किया है। 9 बेड है, 9 बेड्स हैं यहां पे, यानी एक दिन में लगभग 25 से लेकर 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा इस केंद्र में दी जा सकती है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध। हमीरपुर में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने मौधहा सीएचसी का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाएं परखी। वहीं सुमेरपुर की कान्हा गौशाला में जाकर निरीक्षण किया और गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने कुछेचा आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आवासीय विद्यालय के बच्चों ने डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को फूल देकर सम्मानित किया। इसके बाद में जिला बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधि और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसके अलावा उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये सब माननीय मोदी जी की देन है। बिजली के मामले में आप देखेंगे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले मात्र कुछ जिलों को बिजली जाती थी वीआईपी जिलों में, अब सभी जिले वीआईपी है। बुंदेलखंड बिजली को लेकर के हमारी प्राथमिकता की सूची में है। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो, यहाँ जो कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। चिकित्सकों के जो पद खाली हैं उनको भरे जाने के लिए आज हम जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को निर्देश देंगे। और आधारभूत जो समस्याएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सारी व्यवस्थाओं को धरातल पर नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग बुंदेलखंड के न्यूज़ 1 इंडिया ने यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम के बाद पहली बैठक हुई थी। अब बैठक होने के बाद अब शुरुआत हुई है और हमारे साथ बात करने खुद मौजूद हैं चौधरी भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र जी, पहली बैठक थी आपकी नई टीम के साथ, क्या मूल मंत्र दिए गए आगामी चुनाव? टीम तो पुरानी है, तो बैठकों में हमेशा जो भी हमारे एजेंडे हैं, विषय हैं, उसमें विषयों पर चर्चा करते हैं। तो विषयों में जो पार्टी के कार्यक्रम अभियान है पुराने, उसमें हम लोगों को क्या क्या करना है, कितना हम कर पाए, आगे क्या करना है, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। और बाकी कार्यक्रम जो आगामी कार्यक्रम है, इसमें चुनाव भी हैं, तो चुनावों की चर्चा की है। नगर पालिका के चुनाव है, नगर पालिका नगर निगमों के, नगर और आपके 2 बाई इलेक्शन भी हैं, सहकारिता के चुनाव भी हैं। तो इसकी सब चर्चा हम लोगों ने की करके और एक बेहतर कार्य योजना बनाकर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर महाराजा हरी झंडी दिखा दी गई है, किसी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। लगातार समाजवादी पार्टी ये कहती थी कि ओबीसी को लेके राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, चुनाव नहीं कराना चाहती। नहीं, हम लोगों ने तो चुनाव की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी, बाद में माननीय न्यायालय के कारण चुनाव रुका और न्यायालय कौन लोग गए ये सब आप लोग जानते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि जो भी संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ चुनाव में जाएंगे। षड्यंत्र समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती और समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है और उनके पिछड़ों का उनका मतलब उनका घर, उनका परिवार, उनके परिवार के लोग और सैफई तक सीमित है। आपने सफाई की जिक्र किया, सपा का जिक्र किया, स्वार और मिर्जापुर का 96, अब इसमें उपचुनाव होने हैं। आजम खां का जो किला था उसको उठा दिया गया है। अब अब्दुल्ला आजम की जो स्वार सीट है उसको क्या जीतने की रणनीति होगी? दोनों सीटें आपके सहयोगी दलों की थी, क्या इस बार भारतीय जनता फिर से दोनों सहयोगी दलों को देखेगी? एक बार बैठ के बातचीत कर लेंगे,
लेकिन 96 हमारी सिटिंग सीट थी और स्वार टांडा भी हमारी बहुत पुरानी सीट है। हम जनसंघ में भी जीते हैं। 80 में जो 11 सीटें जीती थी बीजेपी अपने गठन के साथ, तो 80 में से एक सीट स्वार की भी थी उसमें। उसके बाद जो 56 सीटें, हम 57 सीटें जीते 89 में, उनमें भी स्वार की सीट थी। तो स्वार हमारी परंपरागत सीट रही है। किन्हीं परिस्थितियों में हम पिछले 2-3 चुनावों से नहीं जीत पाए, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और जो जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, हम सब काम अपनी सरकारों के जनता के बीच में गिनाएंगे और अपने पक्ष में, भाजपा के पक्ष में जनादेश मांगने की बात करेंगे। बीजेपी क्योंकि कानून का राज माना जाता है, अतीक अहमद को 101 केसेस से पहली में सजा हुई है। नहीं, ये निश्चित रूप से जो मोदी जी, योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसी का ये परिणाम है कि लोग कोर्ट में गए, लोगों ने गवाही दी। उससे पहले लोग कोर्ट में नहीं जाते थे, गवाही नहीं देते थे लोग, गवाहों का अपहरण कर लिया जाता था, सरकारें उनके साथ खड़ी रहती थी, कोई ट्रायल ही नहीं होता था, किसी में सजा ही नहीं हुई। अतीक अहमद का तो मुझे लगा 30-40 साल का इतिहास होगा। उसका कारण ये था कि अपराधियों को संरक्षण सरकार देती थी, जो गवाह थे, जो लोग वादी, उन्हें संरक्षण सरकार नहीं देती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करती थी। तो इसलिए लोग कोर्ट गए नहीं, नहीं हो पाए, इनकी सजा नहीं हो पाई। अब सरकार सजग है और सरकार के प्रयास से ही इतना बड़ा निर्णय माननीय न्यायालय का हुआ है कि इन अपराधियों को पहली बार सजा मिली है। एक आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा लेके उत्तर प्रदेश की तरफ से राहुल गांधी, सदस्यता चली गई, पहली बार नहीं गई है, पर कई लोग गई है। उसमें अब मेरा घर राहुल का घर की एक कैंपेनिंग चलानी शुरू कर दी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस कंफ्यूज है। माननीय न्यायालय ने उन्हें कहीं ना कहीं हेट स्पीच के दायरे में डाला है, उसके कारण उन्हें सजा हुई है, उसके कारण उनकी सदस्यता गई है। तो जब सदस्यता चली गई, सदस्य है नहीं वो, तो मकान तो खाली करना ही पड़ेगा। भूपेंद्र चौधरी जी बताए थे कि संगठनात्मक तौर पे जो बैठक हुई है उसमें आगे रणनीति बनाई गई है और विपक्ष को सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए और लगातार जनता के बीच में रही भारतीय जनता पार्टी, जनता के साथ ही सरकार है और जनता के साथ ही आगे भी सरकार बना रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौर के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस की गोली के आगे बदमाश गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। बदमाश ने कहा कि सर मुझे माफ कर दो, अब से कोई गलती नहीं करूंगा। बदमाश के गिड़गिड़ाते वीडियो वायरल हो रहे हैं। दरअसल देर रात खुर्जा नगर पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई थी। गोली लगने के बाद बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, पुलिस से गुहार लगाने लगा। अशोक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। अशोक, क्या है ये पूरा मामला जिसमें बदमाश गिड़गिड़ाते हुए नजर आए? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की है खुर्जा नगर पुलिस ने। 72 घंटा पहले एक किसान के साथ ट्रैक्टर लूटा था और किसान को बंधक बनाकर ही उसे कुएं में डाल दिया था। पुलिस इनपुट कर रही थी और पुलिस के अनुसार बड़च्चा कुलससल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, उन्हें मौके से गिरफ्तार किया। इनका अपराधी रिकॉर्ड एक ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, दूसरा बदमाश बुलंदशहर का रहने वाला है, जिस पर बुलंदशहर ने सकुशलता इस वर्कआउट टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। और एक बदमाश खुद कह रहा है कि आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं बुलंदशहर के एसएसपी के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ है बदमाश में, जिसकी वानगी आज जनपद बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस की मुठभेड़ के दौरान देखने को मिली। खुद बदमाश थर-थर कांप रहा है और सर कह रहा है आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। माफ कर दो सर, आज बाद कोई गलती नहीं होगी। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, आज बाद कोई गलती नहीं होगी। माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, आज बाद कोई गलती नहीं होगी। माफ कर दो सर। तो आपने सुना कि अब बदमाश किस तरह से डर रहे हैं। जब यूपी पुलिस की गिरफ्त में आते तो कहते कि हमें माफ कर दीजिए, अब आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। तो मुठभेड़ के बाद गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया बदमाश। बागपत से अगली खबर आपको बता रहे हैं, युवक का एक वीडियो वायरल हुआ है। अवैध असले के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। हाथ में पिस्टल लेकर लोड कर रहा है युवक। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। खेखड़ा कोतवाली के साखरौदा गांव का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथ में पिस्टल लेकर लोड कर रहा है युवक।
वायरल वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। जालौन में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि उरई कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम के एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने होंडा सिटी कार, असले व 1 लाख से ज्यादा की नकदी को बरामद किया है। 3/2023 को सुबह 6:15 बजे करीब ये मुठभेड़ हुई है। उरई पुलिस और एसओजी टीम को लीड मिली कि कुछ बदमाश जो है वो डकैती के उद्देश्य से आए हुए हैं। तो इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। फैक्ट्री एरिया के पास घेराबंदी करने के बाद जब इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में की उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। घायल बदमाश का नाम आरिफ अब्दुल शेख और मोहम्मद गौस है। बाकी 3 बदमाश जो मौके पर पकड़े गए उसमें एक अनीस शेख है, आसिफ शेख है और तीसरा अरसलान उर्फ छोटू है। ये कर्नाटक राज्य के रहने वाले हैं और अभी हाल पता इनका बाराबंकी है, यहाँ रहते हैं और ये दीगर जनपदों में जाकर के और अन्य राज्यों में जाकर के अपराध करते हैं। हमारे यहाँ भी नवंबर और जनवरी माह में बड़ी चोरियाँ हुई थी, एक शांतिनगर में, एक लहरियापुरवा में। उस चोरी में इनकी संलिप्तता थी और उनकी तलाश चल रही थी और ये उसमें काफ़ी माल उनका बरामद हुआ है। 1,77,000 करीब कैश। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।